Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 19, The Arrogant Barasingha. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 19 यानी कहानी नंबर 19, और आज के सबक में हम बात करेंगे एक बारहसिंघा के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा घमंडी था अपनी खूबसूरती को लेकर के या अपने जिस्म को लेकर के। तो आज हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कहानी कैसे शुरू होती है। कहानी शुरू होती है कि एक दफ़ा एक बारहसिंघा एक पुल पर से दरिया पार कर रहा था। ओके, आसान सा जुमला है। तो एक दफ़ा ये हो गया, एक बारहसिंघा दरिया पार कर रहा था एक पुल पर से। ओके, तो आसान सा जुमला इसको हम बोलेंगे वंस अ बारहसिंघा वाज क्रॉसिंग अ रिवर ओवर द ब्रिज। तो एक दफ़ा के लिए हम बोलते हैं वंस। ओके, एक बारहसिंघा, बारहसिंघा बोलते हैं बारहसिंघा। अब बारहसिंघा पार करने के लिए बोलते हैं क्रॉस। तो अब बारहसिंघा वाज क्रॉसिंग अ रिवर, एक पुल पर से दरिया, दरिया मतलब रिवर, और पुल पर से ओवर द ब्रिज। ओके, तो एक दफ़ा एक बारहसिंघा एक पुल पर से दरिया पार कर रहा था, इसको हम बोलेंगे वंस अ बारहसिंघा वाज क्रॉसिंग अ रिवर ओवर द ब्रिज। ओके, अचानक उसकी नज़र साफ बहते हुए पानी में अपने साए पर पड़ी। ओके, तो असल जुमला है अचानक उसकी नज़र अपने साए पर पड़ी। और कहाँ पड़ी? साफ बहते हुए पानी में, साफ बहते हुए पानी में। तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे सडनली ही सॉ हिज शेडो इन क्लियर फ्लोइंग वाटर। तो अचानक के लिए हम लाते हैं सडनली। उसकी नज़र पड़ी, इसके लिए हम बोलते हैं ही सॉ। नज़र पड़ने का मतलब होगा देखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगरचे ये आपकी ताबीर ही नज़र पड़ना, लेकिन यहाँ पर मतलब देखा, उन्हें उसने अपने साए को देखा। ये आपकी अंग्रेजी उर्दू की ताबीर है और ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है। तो आपका जुमला सही होगा सडनली ही सॉ, क्या देखा? अपना साया। हिज शेडो कहाँ पर? साफ बहते हुए पानी में, इन क्लियर फ्लोइंग वाटर, और यू कैन से इन क्लीन फ्लोइंग वाटर। ओके, आप कह सकते हैं इन नीट फ्लोइंग वाटर, नीट एंड क्लीन। ओके, तो यहाँ पर नजर पड़ने का मतलब देखना। ओके, तो इसका मतलब होगा अचानक उसने साफ बहते हुए पानी में अपने साए को देखा, ये मतलब हुआ। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सडनली ही सॉ हिज शेडो इन क्लियर फ्लोइंग वाटर। ओके, उसके बाद है वो अपनी खूबसूरती को सराहने के लिए कुछ देर वहाँ रुक गया। तो आपका जुमला है वो वहाँ रुक गया कुछ देर के लिए, किस लिए, किस मकसद से? अपनी खूबसूरती को सराहने के लिए। तो इस जुमले को हम उसी के तबार से बनाएंगे और कहेंगे ही स्टॉप देयर फॉर अ वाइल टू एडमायर हिज ब्यूटी। ओके, तो वो कुछ देर के लिए वहाँ रुक गए, क्या बोलेंगे? ही स्टॉप देयर फॉर अ वाइल,
वह रुक गया, ही स्टॉप वहां देयर फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए। किस लिए, किस मकसद से? अपनी खूबसूरती को सराहने के लिए, टू एडमायर हिज ब्यूटी। तो एडमायर का मतलब होता है सराहना, ओके। टू एडमायर हिज ब्यूटी, अपनी खूबसूरती को सराहने के लिए, ओके। तो वो अपनी खूबसूरती को सराहने के लिए कुछ देर वहां रुक गया। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे he stopped there for a while to admire his beauty, ओके। आगे है, उसने अपने आप से कहा, मैं कितने खूबसूरत सींगों का जोड़ा रखता हूँ। अगर मेरी पतली टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती तो मैं दुनिया भर के जानवरों में ज़्यादा खूबसूरत होता या सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता। तो ये उसकी पूरी बात है और इसमें कई सारे जुमले हैं, जिसमें से पहला उसने अपने आप से कहा, ठीक, ये हिस्सा हो गया। और है मैं कितने खूबसूरत सींगों का जोड़ा रखता हूँ, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। अगर मेरी पतली टांगें भी सींगों की तरह होती, ये आपका अगला जुमला हुआ। तो मैं दुनिया भर के जानवरों में ज्यादा खूबसूरत होता, नहीं सबसे ज्यादा खूबसूरत होता, ये उसका अगला जुमला हुआ। तो एक एक करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उसने अपने आप से कहा, तो इसको हम बोलेंगे ही सेड हिमसेल्फ, ठीक है, यानी उसने अपने आप से कहा। क्या कहा? मैं कितने खूबसूरत सींगों का जोड़ा रखता हूं। इसको यानी इसमें ताज्जुब का माना पाया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे What a beautiful pair of horns I have, ठीक है। तो मैं कितने खूबसूरत सींगों का जोड़ा रखता हूँ, इसको आप कैसे बोलेंगे? What a beautiful pair of horns I have, यानी कि जो मेरे जोड़े हैं सींगों के कितने खूबसूरत हैं। ये आपका जो जुमला है, मैं कितने खूबसूरत सींगों का जोड़ा रखता हूँ, यही माना यहाँ पर है कि यानी मेरी जो सींगें हैं, सींगों के जो जोड़े हैं कितने खूबसूरत हैं। तो ये आपका अगरचे उर्दू की ताबीर है जिसमें आई हैव वेरी ब्यूटीफुल पेयर ऑफ हॉर्न्स, ये इस तरह नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पर मतलब है कि कितने खूबसूरत है, क्योंकि वो सराह रहा है, तारीफ कर रहा है अपने सींगों की, यानी सींगों के जोड़े तारीफ कर रहा है। तो बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ हॉर्न्स आई हैव, ओके। उसके बाद क्या कहता है? अगर मेरी पतली टांगे भी सींगों की तरह खूबसूरत होती, इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इफ माई थिन लेग्स वर एज ब्यूटीफुल एज द हॉर्न्स, ठीक है। अगर मेरी पतली टांगे, इफ माई थिन लेग्स खूबसूरत होती, वर ब्यूटीफुल सींगों की तरह, यानी एज ब्यूटीफुल एज द हॉर्न्स। तो जब इस तरह का कोई जुमला आ जाए कि वो बिल्कुल उसी की जैसा खूबसूरत है, तो आप कहेंगे ही इज एज ब्यूटीफुल एज हिज फादर, वो अपने बाप की तरह खूबसूरत है, वो अपने भाई ही की तरह होशियार है। तो आप कैसे बोलेंगे? ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। तो ये जो ताबीर है इसको आप लिख लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें, जब भी इस तरह का जुमला आ जाए कि वो अपने जो है माँ ही की तरह दिखता है, या वो अपने माँ ही की तरह खूबसूरत है वो लड़की या लड़का, ठीक है, उसके लिए आप एज ब्यूटीफुल एज लाएंगे, और बुरा हो तो एज बैड एज लाएंगे, यानी जो भी लाना हो आप यहाँ पर एडजेक्टिव को चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, ओके। तो अगर मेरी पतली टांगे भी सींगों की तरह खूबसूरत होती, तो इसको आप कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इफ माई थिन लेग्स वर एज ब्यूटीफुल एज हॉर्न्स, तो मैं दुनिया भर के जानवरों में ज्यादा खूबसूरत होता। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई वुड हैव बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक। तो मैं होता, आई वुड हैव बीन, जानवरों में ज्यादा खूबसूरत दुनिया भर के, द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक। और ये जो आपका जुमला है, अगर मेरी पतली टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती तो मैं दुनिया भर के जानवरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता, ये आपका जो जुमला है ये आपका पूरा क्या है? ये आपका पूरा शर्तिया जुमला है और ऐसे काम को बतला रहा है जो हुआ नहीं है। अगर होता तो ऐसा होता, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको पास्ट में लाएंगे। वो कहेंगे इफ माई थिन लेग्स वर एज ब्यूटीफुल एज द हॉर्न्स, तो यहाँ पर हम पास्ट में लाएंगे और आपको बता चुके हैं कि इस तरह के जुमले जो कि पास्ट में हो उनको उनके बारे में बात कर रहे हो, यानी ऐसा होता तो होता, उसके लिए हम ऐसा कहते हैं, ओके। तो आई वुड हैव बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल इन द वर्ल्ड, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि मैं दुनिया भर के, कि आई वुड हैव बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल, कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत होता जानवरों में, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो दुनिया में यानी दुनिया भर के जानवरों में, यानी इन द वर्ल्ड, एनिमल इन द वर्ल्ड, दुनिया भर के जानवरों में
यानी वही माना है, बस ताबीर थोड़ी सी बदली हुई है। ओके, आप इसका लिहाज करते हुए कह सकते हैं कि आई वुड हैव बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल अमंग ऑल एनिमल इन द वर्ल्ड। अगर आप लफ्जी तर्जुमा करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अमंग ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक। लेकिन आपका जो ये माना आधा हो जा रहा है तो आपको दोबारा एनिमल लाने की जरूरत नहीं है, यानी आप कह सकते हैं आई वुड हैव बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल अमंग ऑल द एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक। ये माना आ सकता है, बट ये अच्छा तर्जुमा नहीं होगा, तो बेहतर है कि आप ये वाला फार्मूला लागू करें। और ये आपका जो जुमला है ये आपका पास्ट में, तो ये हमारा ये भी पास्ट में रहेगा। ओके, यानी शर्तिया जुमला है पास्ट में, तो इसलिए हमने उसका लिहाज किया है। ओके, तो उसने अपने आप से कहा, हम बोलेंगे ही सेड हिमसेल्फ या टू हिमसेल्फ, मैं कितने खूबसूरत सींगों का जोड़ा रखता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ हॉर्न्स आई हैव, अगर मेरी पतली टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती। If my thin legs were as beautiful as the horns, तो मैं दुनिया भर के जानवरों में ज्यादा खूबसूरत होता। I would have been the most beautiful animal in the world। यहाँ पर आपको तो के लिए कोई लफ्ज लाने की जरूरत नहीं, चूंकि ये कॉमा है, यहाँ पर ये माना पाया जा रहा है, तो आपको इसको लाने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका जो पैराग्राफ है पहला वाला आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, और आगे है वो अपनी पतली टांगों पर बहुत शर्मिंदा हुआ। आसान सा जुमला है, वो बहुत शर्मिंदा हुआ। इसको आप कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे he was much ashamed of his thin legs। ओके, तो यहाँ पर है वो शर्मिंदा हुआ, हम बोलेंगे he was ashamed। आपको बोलो मैं शर्मिंदा हूँ, I am ashamed, मैं शर्मिंदा था, I was ashamed बहुत much। ओके, तो he was much ashamed, वो बहुत शर्मिंदा था किस पर? ऑफ हिज थिन लेग्स, अपनी पतली टांगों पर। यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन अशेम्ड का इस्तेमाल हम ऑफ के साथ करते हैं, इसलिए हमने अशेम्ड ऑफ का इस्तेमाल किया। ओके, तो अपनी पतली टांगों पर बहुत शर्मिंदा था, इसको आप कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही वॉज मच अशेम्ड ऑफ हिज थिन लेग्स, ठीक है। अगर आपको कोई जुमला बनाना हो कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा था, तो आप कहेंगे आई वॉज अशेम्ड ऑफ व्हाट आई डिड। आप बोलेंगे मैं तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदा था, आई वॉज अशेम्ड बिकॉज ऑफ यू। इस तरह से हम इस जुमले बनाएंगे, और इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइज, आगे क्या हुआ? तभी उसने शेर की दहाड़ सुनी और वहां से हवा हो गया। तो इसमें दो जुमले, पहला है तभी उसने शेर की दहाड़ सुनी और वहां से हवा हो गया। हवा हो गया मतलब भाग गए तेजी के साथ, तो इसको हम उसी के एतबार से बनाएंगे और कहेंगे इन द मीन वाइल ही हर्ड द रोर ऑफ अ लायन एंड वाज ऑफ लाइक द विंड। ओके, तो तभी यानी देन, आप देन भी ला सकते हैं। इन द मीन वाइल, इसमें थोड़ी सी शिद्दत पाई जाती है, यानी जब उसी लम्हे में जबकि वो बात कर रहा था खुद से, तभी, इसीलिए यहाँ पर तभी आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें शिद्दत पाई गई, इसलिए इन द मीन वाइल। आप यहाँ पर कह सकते हैं देन भी ला सकते हैं, बट इन द मीन वाइल ज्यादा अच्छा माना जाएगा। ओके, तभी उसने शेर की दहाड़ सुनी, ही हर्ड द रोर ऑफ अ लायन। ओके, और वहां से हवा हो गया, एंड was off like the wind, यानी become off like the wind का मतलब होता है हवा होना। ये फ्रेज है, इसी तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर भी कह सकते हैं and ran away and left, यानी भाग गया, छोड़ के चला गया वहां से, ये माना आप कर सकते हैं। बट चूंकि यहाँ पर हवा होना इस्तेमाल हुआ है, तो बेहतर है कि इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या जो फ्रेज इस्तेमाल होता है, हम उसी को इस्तेमाल करें। तो हम बोलेंगे and was off like wind। ओके गाइज, तो हमारा जुमला है तभी उसने शेर की दहाड़ सुनी, इन द मीन वाइल ही हर्ड द रोर ऑफ अ लायन, और वहां से हवा हो गया, एंड वाज ऑफ लाइक द विंड। ओके गाइज, आगे चलते हैं। वो बहुत तेजी से जंगल में घुसा, लेकिन उसके खूबसूरत सींग एक पेड़ की घनी शाखों में उलझ गए, जिससे वो बुरी तरह फंस गया। इसमें सारी चीजें हैं, यानी कि जो सारे जुमले हैं बहुत ही आसान जुमले हैं। पहला जुमला वो बहुत तेजी से जंगल में घुसा, एक जुमला हो गया, लेकिन उसके खूबसूरत सींग एक पेड़ की घनी शाखों में उलझ गए, आपका दूसरा जुमला हुआ, जिससे वो बुरी तरह फंस गए, आपका तीसरा जुमला हुआ। और सारे जुमले बिल्कुल वाज़ेह हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो एक एक करके बनाएंगे, जिसमें से पहला है ही वेरी रैपिडली डैश्ड इन द फॉरेस्ट। ठीक, तो वो बहुत तेजी से वेरी रैपिडली जंगल में घुसा, डैश इन द फॉरेस्ट। डैश का मतलब होता है तेजी के साथ घुसना किसी जगह पे, ठीक है। तो डैश्ड इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में घुसा। ओके,
तो वो बहुत तेजी से जंगल में घुसा, इसको आप कैसे बोलेंगे? ही वेरी रैपिडली डैश्ड इन द फॉरेस्ट। लेकिन उसके खूबसूरत सिंह एक पेड़ की घनी शाखों में उलझ गए। ये आपका दूसरा जुमला हुआ। बट हिज स्प्लेंडिड हॉर्न्स वर entangled in the thick branches of a tree। ओके, लेकिन के लिए हम बोलते हैं बट। उसके खूबसूरत सींग, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। तो हिज स्प्लेंडिड हॉर्न्स क्या हो गए थे? उलझ गए थे। वर entangled, ओके, कहां पर? एक पेड़ की घनी शाखों में, एक पेड़ की घनी शाखों में। इन द थिक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, शाख का मतलब ब्रांच, थिक का मतलब घना, यानी यहाँ पर मोनस से घनी हो जाएगा, और ऑफ अ ट्री पेड़ के। तो इन द थिक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री यानी एक पेड़ की घनी शाखों में। एंड उलझ जाना का मतलब इंटेंजल्ड। ओके, तो लेकिन उसके खूबसूरत सींग एक पेड़ की घनी शाखों में उलझ गए, हम बोलेंगे इंग्लिश में बट हिज स्प्लेंडिड हॉर्न्स वर इंटेंजल्ड इन द थिक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। उसके बाद क्या हुआ? जिससे वो बुरी तरह फंस गया, इसको हम कैसे बोलेंगे? एज अ रिजल्ट ही वॉज हेल्ड फास्ट। तो जिससे यानी जिससे का मतलब होगा एज अ रिजल्ट। आप यहाँ पर कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस, यानी जिसकी वजह से। जिससे क्या का मतलब है? जिसकी वजह से। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से वो बुरी तरह फंस गया था। ही वॉज हेल्ड फास्ट। बुरी तरह फंसने के बोलते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का मतलब होता है बुरी तरह फंसना, और ये पैसिव वॉइस है। तो ही वॉज हेल्ड फास्ट, वो बुरी तरह से फंस गया था। ओके, आपको कहना हूं मैं बुरी तरह फंस गया, तो बोलेंगे आई एम हेल्ड फास्ट। मैं बुरी तरह फंस गया था, आई वॉज हेल्ड फास्ट। आप इसी तरह इस जुमले को बनाएंगे। ओके गाइस, तो वो बहुत तेजी से जंगल में घुसा। ही वेरी रैपिडली डैश्ड इन द फॉरेस्ट। लेकिन उसके खूबसूरत सींग एक पेड़ की घनी शाखों में उलझ गए। बट हिज स्प्लेंडिड हॉर्न्स वर इंटेंजल्ड इन द थिक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। जिससे वो बुरी तरह फंस गया। एज अ रिजल्ट ही वॉज हेल्ड फास्ट। ओके गाइज, अब आगे चलते हैं। शेर उसके पास पहुंचा और उसने झपट कर उसकी जिंदगी तमाम कर दी। आसान सा जुमला है। शेर उसके पास पहुंचा, एक जुमला हो गया, और उसकी जिंदगी तमाम कर दी, आपका दूसरा जुमला हुआ। किस हालत में? उसने झपट कर, नहीं झपट कर उसकी जिंदगी तमाम कर दी। अब इस जुमले को आप कैसे बनाएंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में हम कहेंगे द लायन रीच्ड अप टू हिम, स्प्रेंग हिम एंड पुट हिज लाइफ टू एन एंड। ओके, तो शेर उसके पास पहुंचा। द लायन रीच्ड अप टू हिम, यहाँ पर रीच के साथ अप आ गया, इसलिए आपने टू इस्तेमाल किया। अगर आप सिर्फ रीच लाते हैं तो टू नहीं आएगा। रीच के साथ हमेशा डायरेक्टली हम उस जगह को लाते हैं जहां पर कोई काम यानी पहुंचने का काम होता है। लेकिन रीच के साथ अगर कोई और वर्ड आ जाए तो हम टू लाइन देंगे, ठीक है? जैसे अप टू हो गया। लेकिन अगर आप रीच हटा दे तो कहेंगे द लायन रीच्ड हिम। लेकिन रीच्ड अप आपने इस्तेमाल किया है तो आप रीच्ड अप टू हिम। और रीच हिम, रीच अप टू हिम कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं रीच भी। ओके, तो शेर उसके पास पहुंचा। द लायन रीच्ड अप टू हिम, और उसने झपट कर उसकी जिंदगी तमाम कर दी। तो यानी पहले झपटा और फिर जिंदगी तमाम करी, यानी जिंदगी खत्म कर दी। तो आप पहले झपटने को लाएंगे। स्प्रेंग हिम यानी उस पर झपटा। एंड पुट हिज लाइफ टू एन एंड, जिंदगी तमाम कर दी उसकी। तो पुट द लाइफ एंड एंड का मतलब होगा किसी की जिंदगी तमाम करना यानी खत्म करना। तो उसको हम बोलेंगे स्प्रेंग हिम, उसको झपटा। एंड पुट हिज लाइफ टू एन एंड, और उसकी जिंदगी तमाम कर दी यानी खत्म कर दी। तो स्प्रेंग हिम एंड पुट हिज लाइफ टू एंड, इसको उर्दू में आप कैसे कहेंगे? अब इसको उर्दू में कहेंगे उससे झपट कर उसकी जिंदगी तमाम कर दी। ओके गाइस, तो शेर उसके पास पहुंचा। द लायन रीच्ड अप टू हिम, और उसने झपट कर उसकी जिंदगी तमाम कर दी। ही स्प्रेंग हिम एंड पुट हिज लाइफ टू एन एंड। ओके, आगे जुमला है। वही सींग जिस पर उसको नाज था, वही उसकी अचानक मौत का बाइस बना। तो इसमें असल में एक हिसाब से दो जुमले हैं। पहला वही सींग जिस पर उसको नाज था, एक जुमला हो गया। लेकिन ये आपका जो जुमला है वही सींग जिस पर उसको नाज था, यही आपका सब्जेक्ट बन रहा है किसका? उसकी मौत का बाइस बना, बाइस बनना, ठीक है? यानी कौन सी चीज बाइस बनी? वही सींग जिस पर उसको नाज था, ये पूरा सब्जेक्ट बना, ठीक है? तो ये पूरा एक जुमला भी है और सब्जेक्ट भी है, तो उसके एतबार से ही हम इस जुमले को बनाएंगे। तो इस तौर पर अंग्रेजी में हम कहेंगे द हॉर्न्स विच ही हैड एडमायर्ड सो मच had been the main cause of his sudden death. ओके, तो वही सींग, इसको बोलेंगे द हॉर्न्स
जिस पर उसको नाज था, विच ही हैड एडमायर्ड सो मच, कि वही सिंग जिस पर उसको नाज था, द हॉर्न्स विच ही हैड एडमायर्ड सो मच। इसका लफ्जी तर्जुमा होगा कि वही सिंग जिसको उसने बहुत ज्यादा सराहा था। आप इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे, द हॉर्न्स, वो सिंग, विच ही हैड एडमायर्ड सो मच, जिसको उसने बहुत ज्यादा सराहा था, यानी जो बहुत ज्यादा, जिस पर वो गुरूर करता था। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो गया उर्दू से। अगर आप लफ्ज का एतबार करते हुए कहना चाहते हैं वही सिंग जिस पर उसको नाज था, तो आप कह सकते हैं द हॉर्न्स ऑन विच ही वॉज प्राउड, द हॉर्न्स ऑन विच ही वॉज प्राउड, वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या हुआ, मौत का बाइस बना, हैड बीन द मैन कॉज, बी द कॉज का मतलब होगा बाइस बनना, सबब बनना, किसका, ऑफ हिज सडन डेथ, उसकी अचानक मौत का, हिज सडन डेथ, उसकी अचानक मौत का। ओके, तो वही सिंग जिस पर उसको नाज था, वही उसकी अचानक मौत का बाइस बना। इसको आप कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में हम कहेंगे द हॉर्न्स विच ही हैड एडमायर्ड सो मच हैड बीन द मैन कॉज ऑफ हिज सडन डेथ। ओके, तो ये हमारी कहानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी, आपको उर्दू स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि उसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे, और आपने हमारे साथ इतना ज़्यादा पढ़ लिया। तकरीबन ये हमारा गालिबन आज का 19वां सबक है या 19वीं कहानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आपने प्रैक्टिस कर ली है और आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। और इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जो कुछ आपके पास है ये अल्लाह की नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप जो है दूसरों को देख करके या बहुत ज़्यादा मतलब चाहत ना रखें, बल्कि जो आपके पास है उसी में आप खुश रहें। और इस ज़िंदगी में जो खुशी का जो सबसे अहम ज़रिया है वो यही है कि आपके पास जो है आप उसी में खुश रहें। किसी कोशिश करते रहें मज़ीद चीज़ों की हासिल करने की, लेकिन जो आपके पास है एटलीस्ट आप उसमें भी खुश रहें, वरना फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। और यही वजह कि आप देखते हैं कि लोग इसलिए नहीं परेशान हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि वो जो है खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो कनात नहीं कर रहे हैं, यानी उनके पास जो है उसमें वो खुश नहीं, बल्कि वो मजीद चाहत रखते हैं और वो खुश नहीं रह पाते। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास जो चीज़ है आप उसमें खुश रहें, अगर कोई चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहें, लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ आपके पास है आप उसमें तो पहले खुश हों। इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यकीन माने कि जो कुछ होता है सब आपके हक में बेहतर ही होता है। ठीक है, जो कुछ होता है आपके हक में बेहतर होता है। तो आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, कोशिश करें और शुक्रिया भी अदा करते रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो इन्हीं कलिमात के साथ आज की हमारी कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी ये कहानी। अब हम आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।